नेक्स्ट जो अपन बात करने वाले हैं वो है आपका ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक है। इसमें भी सबसे पहले स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, ठीक। इसके बाद में जो आपका है वो है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा। तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो है दैट इज ए डॉट बी क्रॉस सी। तो ये जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बी क्रॉस सी को आप क्या करो, निकाल लो, उसके बाद में ए के साथ उसका डॉट प्रोडक्ट कर लो एंड यू विल गेट ए डॉट बी क्रॉस सी। नाउ इसको हम अगर मैट्रिक्स के रूप में लिखे, सो डिटर्मिनेंट के रूप में, तो ये आ जाएगा ए एक्स ए वाई ए जेड, यहाँ बी एक्स बी वाई बी जेड, ऐसे ही सी एक्स सी वाई और सी जेड। इसका मतलब कि अगर मैं इसकी रो को चेंज कर दूँ, मतलब इसको मैं ऊपर दे दूँ, ठीक है। लेट से मैंने ऐसे कर दिया कि यहाँ पे बी एक्स बी वाई बी जेड आ गया, यहाँ पे सी एक्स सी वाई सी जेड आ गया, यहाँ पे ए एक्स ए वाई ए जेड आ गया। अगर इसी ऑर्डर के अंदर, जैसे मतलब इसको ऊपर लेके चला गया, ये नीचे आ गया, ये ऊपर खिसक गया, ठीक है, सबको एक एक ऊपर लेके चला गया। तो इसी ऑर्डर में अगर मैं ऊपर लेके जाऊँ तो दोनों जो डिटर्मिनेंट होंगे वो सेम हो जाते हैं। ये डिटर्मिनेंट की जो है प्रॉपर्टी है। तो इसका मतलब ये तो जो है, जैसे ए डॉट बी क्रॉस सी था, तो पहले ए था फिर बी था फिर सी था, तो ऐसे यहाँ पे बी है तो इसको मैं लिख सकता हूँ बी डॉट सी क्रॉस ए, और ऐसे ही क्या हो जाएगा सी डॉट ए क्रॉस बी। लेकिन देखो आ ऐसे रहा है ए बी सी, ठीक है, ए फिर वापस आओ बी सी ए बी सी, ठीक है। तो जो ए डॉट बी क्रॉस सी होता है उसको डिटर्मिनेंट के रूप में भी लिखा जा सकता है। अब ये ए डॉट बी क्रॉस सी है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो है ना, ये बताता है वॉल्यूम को, और वॉल्यूम भी कौन सा? ऐसा वॉल्यूम जो ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर से घिरा हुआ वॉल्यूम है उसको, जो ए बी और सी से जो घिर कर जो बना है वॉल्यूम, उसको रिप्रेजेंट करता है आपका ए डॉट बी क्रॉस सी। लेकिन अगर इफ ए डॉट बी क्रॉस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या है कि वॉल्यूम कितना हो गया? वॉल्यूम 0 हो गया। और वॉल्यूम 0 कब होता है? वॉल्यूम 0 तब होता है जब वो चीज़ एक ही प्लेन पे हो। तो तीनों की तीनों क्या होंगे? देन ए बी एंड सी आर को प्लेनर वेक्टर्स। क्या होंगे ये लोग? को प्लेनर वेक्टर्स होंगे, तब ये इस कंडीशन आती है। ओके, एक ही प्लेन में होंगे ये तीनों वेक्टर्स, ठीक है। तो ये कंडीशन है, जब तीनों को प्लेनर होते हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होना चाहिए? और 0 होना चाहिए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, उसमें दे रखा है ए वेक्टर इज आई केप माइनस जे केप माइनस 2 के केप, और जो बी वेक्टर इज इक्वल टू दे रखा है 3 आई केप प्लस 5 जे केप प्लस 6 के केप, एंड सी वेक्टर दे रखा है -i केप प्लस 4 जे केप प्लस एम के केप। बोला है कि क्या, कि इफ ए बी एंड सी आर कोप्लेनर देन फाइंड एम।
एम को फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो एम को अगर फाइंड आउट करना है आपको तो क्या करना होगा भाई, एम को फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होगा, वही, क्योंकि तीनों को प्लेनर है तो ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या कर दो, 0। तो आप क्या करोगे, ए डॉट बी क्रॉस सी की वैल्यू क्या कर दोगे, 0। तो वही ए डॉट बी क्रॉस सी क्या होता है, डिटर्मिनेंट होता है किसका, ए बी सी का, ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हो आप आई क्यूब के साथ 1 है, -1 है, -2 है। देखो ए एक्स ए वाई ए जेड लिखते हैं वैसे, यहाँ 3 5 एंड 6, यहाँ पे -1 4 एंड एम, ठीक है। तो इसका हम डिटर्मिनेंट को क्या करेंगे, 0 करेंगे। तो डिटर्मिनेंट निकाल के देख लो, 1 मल्टीप्लाई बाई 5m -24 और माइनस माइनस हो जाएगा +1, 3m +6, +1 है, 3m +6, डिटर्मिनेंट निकालना आता है ना। और फिर -2 ये हो गया 12 और 5 17। इसको कैलकुलेट करके 0 करके आप किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे, m की वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे डिटर्मिनेंट को 0 करते हुए, ठीक है। तो ये है अपना ए डॉट बी क्रॉस सी कंप्लीट हुआ, ठीक है। इससे ज़्यादा बहुत सारी और प्रॉपर्टीज़ है जो हमने एक तो बताई दी, और आप जैसे क्वेश्चन आएगा तब उनको अटैम्प्ट कर सकते हो, हम इन पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। सेकेंड थिंग हम करेंगे ट्रिपल प्रोडक्ट की बात, ठीक है। तो हम बात करते हैं ट्रिपल प्रोडक्ट की। वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट इसको जी। तो जो आपका वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, इसमें आपको इतना ध्यान में रखना है कि ये होता है ए क्रॉस बी क्रॉस सी। इसको फाइंड करने का सीधा तरीका बता देता हूँ, फॉर्मूला याद करने का, कि आओ इसमें, तो ये जो क्रॉस वाला है उसमें सबसे पास में कौन है, जो बाहर वाले के सबसे पास में कौन है, बी, तो उसको सबसे पहले लिख दो। दूर कौन है, सी, उसको बाद में लिख दो। भाई ए के पास कौन है, जो ए बाहर वाला वेक्टर है उसके पास कौन है, बी, और दूर कौन है, सी, तो पहले पास वाले को लिख दो फिर दूर वाले को लिख दो। अब यहाँ पे आएगा ए जो बाहर है वो क्रॉस किसके साथ, बचा कौन, सॉरी डॉट आएगा यहाँ पे बीच में, और सी, फिर माइनस का साइन, यहाँ पे सी तो आ गया, तो ए के साथ कौन आएगा, बी, ए डॉट बी। ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू बी, ए डॉट सी माइनस सी बी डॉट ए, ठीक है। इसमें वो रूल नहीं लगता जो हम पढ़े कहे थे ना कि भी ए क्रॉस बी क्रॉस सी है, तो अगर उनके हम एक सेम ऑर्डर में ले, मतलब ए डॉट बी क्रॉस सी है वो बी डॉट सी क्रॉस ए होता है, ये सब हमने उसमें पढ़ा था। तो इसमें नहीं होता वैसा, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें जो आपको ध्यान में रखना है कि सेम ऑर्डर के जो होंगे, जैसे हमने लिया ए क्रॉस बी क्रॉस सी, प्लस मैंने कर दिया बी क्रॉस सी क्रॉस ए, देखो एक ही ऑर्डर में चल रहा है, ए बी सी। अब सी से स्टार्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, सी क्रॉस फिर ए क्रॉस बी, तो इन तीनों का एडिशन क्या आता है, 0 आता है। ये आपको एक मिनट ध्यान में रखना है, ठीक है क्या ये है कि जो अंदर वाले दो है बी और सी, इनका कोप्लेनर वेक्टर आता है और वो ए के परपेंडिकुलर होता है। मतलब ऐसा वेक्टर आएगा जो कि ए के तो आएगा परपेंडिकुलर, बट इन दोनों के लिए जो ये बी और सी दे रखा है इनके कोप्लेनर आएगा, इनके प्लेन में आएगा, ओके। तो ये ऐसा वेक्टर होता है जो ए क्रॉस बी क्रॉस सी जो अपना रिजल्ट आता है वो, ठीक है। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि इसके तो
मतलब बी ओ सी के तो कोप्लेनर होता है, बट जो ए है आपका उसके कैसे होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं जो एक एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल दे रखा है कि इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर है सच दैट कि ए क्रॉस बी क्रॉस सी इज इक्वल टू आ रहा है √3/2 सी वेक्टर, और दे रखा है कि बी एंड सी आर नॉट पैरेलल। ठीक है, ये दे रखा है। तो पूछा है क्या, देन फाइंड द एंगल ए विद बी एंड ए विद सी। ठीक है, तो ए का जो ए वेक्टर है उसका बी के साथ और सी के साथ आपको क्या फाइंड आउट करना है, वेक्टर फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकलता है, तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी कितना होगा भाई, पहली बात कि जो इसके पास वाला है उसको पहले लिख दो बी, और दूर वाला है उसको बाद में लिख दो सी। यहाँ पे आएगा क्या, अंदर क्या आएगा, ये डॉट है। ठीक है, तो यहाँ पे ए डॉट सी, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और माइनस इधर कौन बचा, ए के साथ कौन आएगा, बी वेक्टर। ठीक है, अब अगले ने जो दे रखा है वो यहाँ पे दे रखा है √3/2 सी वेक्टर। इट मीन्स कि ये तो ऑलरेडी जीरो हो गया भाई, सिर्फ सी वेक्टर का कंपोनेंट आ रहा है, बी वेक्टर का कंपोनेंट आ ही नहीं रहा। तो इसका मतलब दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो, और बी वेक्टर जीरो हो नहीं सकता क्योंकि दे रखा है यूनिट वेक्टर। तो इसका मतलब ए डॉट सी जीरो है। अगर ये वाली टर्म जीरो तो क्या जीरो है, ए डॉट सी। और कब जीरो होगी, जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तब, क्योंकि इसको लिख सकते हैं ए वेक्टर, सॉरी ए का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड cos ऑफ थीटा दैट इज इक्वल टू जीरो। कब होता है, जब थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। तो मतलब ए और सी में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। नाउ इन दोनों को मैं कंपेयर करें, जो सी वेक्टर की टर्म है उनको, तो यहाँ से अपने ये दोनों एक दूसरे की इक्वलेंट होगी। तो ए डॉट जो बी आ रहा है वो आपका आता है √3/2, क्योंकि सी से सी सॉरी माइनस के √3/2 लिखेंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए डॉट जो बी आता है वो कितना आता है, वो आता है ए का मोड 1 होगा, बी का मोड भी 1 होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगले ने दे रखा है दोनों यूनिट वेक्टर है, तीनों यूनिट वेक्टर है। और कॉस ऑफ थीटा दैट इज माइनस की √3/2, और कॉस थीटा माइनस की √3/2 कितने पे होता है, 150 डिग्री। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा 150 डिग्री कैसे होता है, ये आपको पता होना चाहिए कि थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री पे ये माइनस का √3/2 होता है। ठीक है, तो ये हमने एक एग्जाम्पल किया कि ए और सी के साथ, ए बी के साथ और सी के साथ क्या एंगल बनाता है। अब हम डिस्कस करते हैं अबाउट ग्रेडियंट एंड डाइवर्जेंस एंड कर्ल। ओके, तो हम बात करेंगे, पहले फील्ड को समझेंगे, उसके बाद में ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल को समझेंगे। तो फील्ड क्या होता है, फील्ड होता है कि जो आपका फील्ड होता है, फील्ड की हम बात करें तो फील्ड में एक्चुअल में क्या होता है, फील्ड में क्या होता है कि एक फिजिकल क्वांटिटी होती है। क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटी होती है। ये जो फिजिकल क्वांटिटी होती है, ये फिजिकल क्वांटिटी डिपेंडिंग अपॉन पोजीशन, ये पोजीशन पे डिपेंड कर रही है। लेट्स से पोजीशन का मतलब हो गया आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है,
तो उस पर अगर आपकी फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड कर रही हो, ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब पोजीशन का मतलब ये हो गया कि ये डिपेंड करती है ऑन एक्स वाई जेड, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट्स पे डिपेंड ये करती हो। तो अगर ये फिजिकल क्वांटिटी एक्स वाई जेड आपकी जो पोजीशन है उस पर डिपेंड कर रही है, तो उस कंडीशन के अंदर जो आपका ये फिजिकल क्वांटिटी है ये कहलाती है फील्ड। ओके, जो पोजीशन पे डिपेंड कर रही है इसको हम फील्ड बोल सकते हैं, ठीक है। तो समझ में आई बात। जैसे एफ है, एफ इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और एफ क्या है, एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये एक फील्ड हो गया। अब डिपेंडिंग अपॉन कि अगर ये स्केलर क्वांटिटी है तो दैट मीन्स ये स्केलर फील्ड होगा, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो क्या होगा, वेक्टर फील्ड होगा, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो जो आपका फिजिकल क्वांटिटी है वो फील्ड कहला रहा है, ये हमने बात समझ ली। अब अगर ये जो भी एफ है ये अगर स्केलर है तो स्केलर फील्ड हो गया, और वेक्टर है तो वेक्टर फील्ड हो गया। हम ज़्यादा इसको डिस्कस नहीं करेंगे, बस सीधी सीधी बात ये कि जो फाई है तो उसको हम स्केलर फील्ड बोल रहे हैं, तो ये जो फाई है ये डिपेंड करता है उन पोजीशन एक्स वाई जेड। आल्सो कोई वेक्टर ए है, अगर ये डिपेंड करता है एक्स वाई जेड पे, तो ए इज़ फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड पोजीशन पे डिपेंड कर रहा है, तो ये भी एक फील्ड है और ये भी एक फील्ड है। ये क्या है, वेक्टर सॉरी स्केलर फील्ड है, ठीक है, और ये क्या है, एक वेक्टर फील्ड है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसलिए वेक्टर फील्ड है। वो जो फिजिकल क्वांटिटी है वो स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, दैट मीन्स वो क्या है, स्केलर फील्ड है। तो ज़्यादा इसमें हम डीप में नहीं जाएंगे, बस ये सिंपली बात समझने वाली है। स्केलर का एग्जांपल क्या होता है, पोटेंशियल हो गया, सीधा सिंपल एग्जांपल पोटेंशियल हो गया, ठीक है। और वेक्टर का फोर्स ले लो, कुछ भी ले लो, आपको वेक्टर्स के भी बहुत सारे एग्जांपल पता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ठीक है, या फील्ड हो गया, जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड होता है, ये सब वेक्टर्स होते हैं। बट जो आपका पोटेंशियल होता है या जो वर्क होता है वो क्या होता है, आपका स्केलर फील्ड होता है, और ये जो होते हैं वेक्टर फील्ड होते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे ग्रेडियंट। हम सबसे पहले डिफाइन करेंगे ग्रेडियंट को। अब देखो मैं लिखूंगा ऐसे ही, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर क्वांटिटी। तो ग्रेडियंट किसका होगा, स्केलर क्वांटिटी का। ऐसा नहीं होगा कि वेक्टर क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालो, नो, ऐसा नहीं होगा। ग्रेडियंट सिर्फ किसका होता है, स्केलर क्वांटिटी का होता है। होता क्या है, मैक्सिमम रेट चेंज ऑफ ए स्केलर quantity with respect to position। तो ग्रेडियंट क्या होगा, मैक्सिमम रेट चेंज ऑफ स्केलर क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्या होता है कि ये हमने एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रखा है। लेट्स से कोई फाई है, वो स्केलर क्वांटिटी अपने जो डिफाइन करना है वो क्या है, फाई वो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। फाई क्या है, वो स्केलर। तो मैं फाई का रिप्रेजेंटेशन करता हूँ, तो मैंने एक प्लेन बनाया, एक सरफेस बनाया। ये जो सरफेस है, इस सरफेस के सारे पॉइंट पर फाई की वैल्यू फाई है, और एक दूसरा सरफेस है जहाँ पे फाई की वैल्यू चेंज हो जाती है, फाई प्लस डी फाई हो जाता है, ठीक है। तो जब यहाँ से यहाँ तक गए तो फाई में डिफरेंस कितना है, डी फाई। और डिस्टेंस लेट से कि यहाँ से यहाँ जाने की बहुत सारे डिस्टेंस है, ये भी एक डिस्टेंस है और ये भी एक डिस्टेंस है, ऐसे कुछ और डिस्टेंस भी हो सकती है, ठीक है। तो जो डी फाई अपॉन इसको मैं डी आर लिखूँ, अगर यहाँ से यहाँ जाने की जो है वो डी फाई अपॉन डी आर होगी, तो ये जो रेट चेंज होगी ये अगर मैक्सिमम होती है तो ये क्या कहलाती है, ग्रेडियंट कहलाती है, ग्रेड ऑफ फाई। और ये मैक्सिमम कब होगी, जब ये डी आर मिनिमम हो जाए। और मिनिमम कब होगा, मिनिमम तब होगा जब ये वाला हम ले ले, लंबवत वाला एन केप डायरेक्शन में ले ले, मतलब इन दोनों से जो लंबवत निकलने वाला है वो ले लें,
तब तो क्या होगा कि भी अपना डी आर जो है वो क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा, और डी फाई अपॉन डी आर जो है वो मैक्सिमम अपने पास हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ डी फाई बाय डी एन या डी आर एन के, डी एन क्योंकि ये दूरी क्या है, डी एन है। तो ये सिंपली मैंने डिफाइन किया, ज़्यादा मैं इसको क्लियरली नहीं समझाने वाला, बट दिस इज़ ग्रेडियंट। ओके, तो ये ग्रेडियंट होता है किसी भी स्केलर क्वांटिटी का। ओके, तो ये हमने समझ लिया। अब ग्रेडियंट को लिखने का अब जो तरीका है वो क्या है, जो ग्रेड है वो ग्रेड एक वेक्टर है। ग्रेड क्या है, एक वेक्टर, और वैसे देखा जाए तो ये एक ऑपरेटर है। तो ग्रेड एक वेक्टर ऑपरेटर है। कैसा ऑपरेटर है, वेक्टर ऑपरेटर। लेकिन अप्लाई किस पे होता है, स्केलर पे। तो ग्रेड क्या है, एक वेक्टर है, इसलिए ग्रेड के ऊपर मैंने क्या लगाया, ये देखो मैंने निशान लगाया। तो ग्रेड क्या है, इसको हम लिख सकते हैं डेल वेक्टर, और डेल वेक्टर का मतलब होता है डेल अपॉन डेल एक्स आई के प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे के प्लस डेल अपॉन डेल जेड के के। इसकी जो कंसेप्ट है वो मैंने बता दिया। अभी ये फॉर्मूला डिराइव करने की आवश्यकता नहीं है। अभी ग्रेड क्या है ये आपको सीधे ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेड जो है उसको डेल वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, और डेल बाई डेल एक्स आई के प्लस डेल बाई डेल ये सब होता है आपका, ठीक है। और ग्रेड जब किसी पे अप्लाई होता है, लेट्स से 5 पे अप्लाई हुआ, तो देखो जिस पे अप्लाई होगा वो क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, उसको हम लिखेंगे डेल 5, दैट इज डेल बाय डेल एक्स आई केप। यहाँ पे 5 आएगा, फिर 5 लगाएगा तो यहाँ पे 5 आएगा, तो 5 सब में रखा जाएगा। तो डेल 5 अपॉन डेल एक्स आई केप प्लस डेल 5 अपॉन डेल वाई जे केप प्लस डेल 5 अपॉन डेल जेड के केप होगा। ओके, ये हमने बात समझी। इस 5 की ग्रेड 5 है, ये जो ग्रेड 5 है, अब इसका यूज़ कैसे होता है, ये तो चलो मान लो ग्रेड 5 हमने निकालना सीख लिया, ठीक है। लेकिन इसका यूज़ क्या होता है, इसका यूज़ होता है किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर निकालने में। तो यूज़ ऑफ हम ग्रेडियंट कहाँ करेंगे, यूज़ ऑफ ग्रेडियंट, यूज़ ऑफ ग्रेडियंट हम करेंगे कहाँ पे, सबसे पहले हम यूज़ करेंगे नंबर 1 टू फाइंड ए नॉर्मल फॉर गिवन सरफेस। देखो 5 एक सरफेस था, 5 फंक्शन को रिप्रेजेंट करता है, तो 5 एक सरफेस बना, इधर 5 प्लस डी 5 एक सरफेस बना। तो जो ग्रेड 5 था उसकी डायरेक्शन क्या थी, एन के, मतलब इसके परपेंडिकुलर थी, है ना। तो नॉर्मल का मतलब क्या होता है, उसके लंबवत कोई चीज़, अगर सरफेस के लंबवत कोई प्लेन निकालना हो तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं, ग्रेडियंट यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स 5 इज एनी सरफेस, देन डेल जो 5 होगा वो क्या होगा, विल बी नॉर्मल टू द सरफेस। ओके, ये क्या होगा, डेल 5 जो होगा वो सरफेस का नॉर्मल होगा, मतलब उसके लंबवत होगा। ओके, अब इसी से यूज़ करते हुए अगर ये नॉर्मल है, तो अगर हमें कहे कि यूनिट वेक्टर निकालो नॉर्मल का, देन सेकंड नंबर क्या चीज़ है, टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल। टू द सरफेस, किसी भी सरफेस का जो नॉर्मल है उसके लिए यूनिट वेक्टर कैसे निकालोगे आप। तो सीधी सीधी बात है, जो डेल 5 है ये क्या है, नॉर्मल है, तो क्या करो, इसका यूनिट वेक्टर निकालना, तो वो कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल 5 वेक्टर अपॉन इसका मोड, किसी भी वेक्टर का। तो ये एन केप डायरेक्शन जो आपने बताई थी ना, ये एन केप वाली डायरेक्शन होती है, ठीक है। तो इसका यूज़ क्या है, ग्रेड का यूज़ हम भाई, ग्रेड एक तो जो है मैक्सिमम रेट चेंज को बताता है, ठीक है। दूसरी बात, ये नॉर्मल होता है, सरफेस के लंबवत होता है, तो हमें नॉर्मल निकालना हो कभी भी किसी सरफेस के लिए, तो वो हम सीधा निकाल सकते हैं इससे। तीसरी चीज़ ये कि इससे हम नॉर्मल की डायरेक्शन निकाल सकते हैं, यूनिट वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो किसी भी सरफेस है, उस सरफेस का जो नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल है, तो उस नॉर्मल की हमें डायरेक्शन निकालनी हो तो हम ग्रेडियंट का यूज़ करके वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। एक सेकेंड,
तो हमें ये समझ में आता है। तो ये ग्रेड का यूज़ है। दूसरी बात, ग्रेड का एक और यूज़ है। जो यूज़ है मैंने 2 यूज़ बताए, ठीक है। तीसरा यूज़ क्या है, ग्रेड की डेफिनेशन समझी हमने, ठीक है। और फिर हमने ये भी समझा कि इसका यूज़ क्या है, ग्रेड को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसके 2 यूज़। तीसरा यूज़ जो है वो है कि हम निकाल सकते हैं डायरेक्शन डेरिवेटिव, ठीक है। अब ये डायरेक्शन डेरिवेटिव क्या होता है उसको समझो पहले। तो हम पहले डायरेक्शन डेरिवेटिव को समझेंगे, उसके बाद में इससे रिलेटेड एग्जांपल करेंगे। तो जो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है वो होता है एक्चुअल में डायरेक्शनल डेरिवेटिव। डायरेक्शनल डेरिवेटिव ये क्या होता है कि हमें कोई ए वेक्टर दे दिया और बोला कि इस ए कोई मतलब फाई दे दिया, स्केलर क्वांटिटी दे दी फाई, बोला इस फाई की रेट चेंज निकालो इन एक गिवन डायरेक्शन, ठीक है। तो वो क्या होती है, देखो डायरेक्शन डेरिवेटिव होता है रेट चेंज ऑफ फाई, रेट चेंज ऑफ फाई इन द direction of a vector। तो क्या होगी ये, वो होगी कितनी, डी फाई अपॉन डी आर, ये हमने निकाला और इनटू कर दिया ए कैप। तो ये कैसे आएगा, ये आएगा, इसको लिख सकते हैं, मैं लिख सकता हूँ इसको डेल फाई डॉट ए कैप, ठीक है। डेल फाई जब ए कैप डॉट ए कैप करोगे तो ये आपका डायरेक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा। तो कभी भी डायरेक्शन डेरिवेटिव निकालना हो तो हमें सीधा डेल फाई डॉट ए कैप करना है और अपने पास क्या आ जाएगा, डायरेक्शन डेरिवेटिव आ जाएगा। अब इस ए कैप की वैल्यू क्या होती है भाई, सीधे सबको पता है कि डेल फाई तो एज इट इज़ लिख दिया, ए कैप की वैल्यू होती है डॉट, इसको लिख सकते हो ए वेक्टर अपॉन ए। तो ए तो स्केलर है तो सीधे बट्टे में आ जाएगा, या मोड ऑफ ए लिख दो, इसको ए की बात है। तो डेल फाई डॉट ए वेक्टर अपॉन डेल ऑफ ए वेक्टर, ये होता है अपना डायरेक्शन डेरिवेटिव। अब डायरेक्शन डेरिवेटिव के बाद में हम समझेंगे, कुछ एग्जांपल करेंगे ग्रेडियंट से रिलेटेड और आपके डायरेक्शन डेरिवेटिव से रिलेटेड नॉर्मल निकालने के सरफेस के लिए, ठीक है। तो 1-2 एग्जांपल करेंगे अपन, ठीक है, नेक्स्ट में। ओके, थैंक यू।